स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में। हम आज देख रहे हैं एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र की क्लास और आज हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा। आज हमारा 7 पार्ट है और इससे पहले जो पार्ट था उसमें मैंने लास्ट में एक प्रश्न पूछा था। कई लोगों ने उसका आंसर दिया, कुछ लोगों ने सही और कुछ लोगों ने गलत आंसर भी दिया। तो चलिए आज हम उस प्रश्न को देख लेते हैं और उसके सही आंसर को देख लेते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं आगे की क्लास। तो ये था लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों ने दिया था। बहुत सारे लोगों का आंसर आया था। प्रश्न था कि अंकों के एक समुच्चय का माध्य और मानक विचलन। देखिए, माध्य और मानक विचलन को इंग्लिश में याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि माध्य को हम कहते हैं मीन मीडियन मोड जो है सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं स्टैटिक्स में। तो माध्य और उसके बाद मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है, जिसको हम शॉर्टकट में SD बोलते हैं। तो अगर आपको छोटा मोटा पता है कि ये माध्य क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है, तब तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी कठिन है। तो 50 और 10 है, तो माध्य और मानक विचलन की बात करी जा रही है, जिसमें मीन जो है वो 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 10 है। उसके बाद यदि लिखा है कि प्रत्येक पंक्ति में 3 की वृद्धि कर दी जाती है, तो नया माध्य और नया मानक विचलन क्या होगा। देखिए, माध्य में जितनी भी वृद्धि होती है वो जुड़ती चली जाएगी, चाहे आप 2 की वृद्धि कर दीजिए चाहे 5 की कर दीजिए। अब यहाँ पर 3 की वृद्धि हो रही है तो 50 में हम 3 ऐड कर देंगे, लेकिन मानक विचलन पर कोई भी अंतर नहीं आएगा, वो जितना था उतना ही रहेगा, तो वो हो जाएगा आपका 10। तो 53 और 10 यानी कि 53 और 10 कहाँ पर लिखे हैं, तो ये जो C ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आज की सीरीज को शुरू करते हैं। और आज की सीरीज में पहला प्रश्न क्या है। एक विद्यालय को रैंकिंग में A ग्रेड मिला। 4 शिक्षकों ने निम्नलिखित अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। कौन सी टिप्पणी जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा के अनुरूप होती है। चलिए देखते हैं कि चारों टिप्पणी हैं क्या क्या। ये सब ईश्वर की इच्छा थी। दूसरी है, हमारी पर्यावरणीय जागरूकता का स्वाभाविक परिणाम था। तीसरी है, यह घटना हमारे लिए आपके अंदर अभिव्यक्ति की संपूर्ति है। और चौथा है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, मैं आश्वस्त नहीं हो सकता हूं। तो ये 4 टिप्पणियां यहाँ पर दी गई हैं जो जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, वो आपको बतानी है। देखिए, जैन दर्शन कहता क्या है। जैन दर्शन को आपने देखा होगा, जो वीडियो है आप देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा यहाँ पर। वो यही कहता है कि उसका जो अनेकांतवाद है वो कहता है कि आज जो सही है वो कल गलत भी हो सकता है। मतलब सत्य बदलते रहते हैं समय के साथ साथ। ऐसा नहीं है जो एक सत्य है तो फिर वही सत्य है। तो सत्य को बदलते रहने का जो स्वभाव है ये जैन दर्शन एक्सेप्ट करता है, और उस हिसाब से यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अनेक कारण हो सकते हैं। अगर ए रैंकिंग मिली है, मैं आश्वस्त नहीं हूँ, मतलब हो सकता है ए ग्रेड जो मिला है वो सही भी है, और हो सकता है उसका ए ग्रेड मिलना गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम आगे के प्रश्न की तरफ। विद्यालय स्तर की शिक्षा बालिकाओं और समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू करता है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत ही सरल सवाल है, इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए, मैं तो बताऊंगा ही आपको। और इस तरीके के भी सरल सवाल आते हैं, बस थोड़ा सा बड़ा लिखा होता है तो आप उसमें डर जाते हैं, है ना। 2 बार पढ़ेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पूछ रहा है बालिकाओं और जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नीति लागू की जा रही है। तो ये किस चीज़ से संबंधित हो सकती है। प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, समता और समानता का करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना, या विविध जरूरतों को पूरा करना। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर चीज़ गलत लिखी हुई है। विविध जरूरतों को पूरा भी किया जा रहा है, प्रतिभा को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं शिक्षा, उनको शिक्षा किसी न किसी रूप में दी जानी चाहिए। मतलब उनको किसी भी रूप में पीछे नहीं छोड़ना है, सबको साथ लेके चलना है। वो तब सुनिश्चित हो सकता है जब आप समता या समानता की बात करेंगे, इक्वलिटी की बात करेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला है, अधिगम के हस्तांतरण के लिए गेस्टाल्ट शब्द क्या है। देखिए, गेस्टाल्ट शब्द जो है, इस पर प्रश्न बहुत सारे आ सकते हैं, और गेस्टाल्ट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है गेस्टाल्ट का हिंदी अर्थ क्या है। तो गेस्टाल्ट का हिंदी अर्थ होता है समग्र। जर्मन भाषा है
जर्मन में गेस्टाल्ट को सब कुछ कहते हैं, मतलब जिसमें सब कुछ शामिल कर लिया जाए, समग्र है ना, समग्र मतलब ओवरऑल सब कुछ। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अधिगम यानी कि लर्निंग, लर्निंग में आखिर गेस्टाल्ट का क्या मतलब है। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। उद्दीपक का भेदभाव, समझ का प्रशांतरण, उद्दीपक का सामान्यीकरण या प्रतिक्रिया सामान्यीकरण। देखिए दो तरीके की अधिगम जो लर्निंग थ्योरीज आपने देखी होंगी। तो एक तो हम मोस्टली देखते हैं कि क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग हमेशा जो संज्ञानात्मक आपने अवस्थाएं पढ़ी हैं प्याजे की उससे जुड़ी हुई होती हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। और जो होता है उद्दीपक से संबंधित, यानी कि स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी स्किनर में, थॉर्नडाइक में, ये अपने आप में थोड़ा सा अलग हो जाती है। तो संज्ञानात्मक जो है ये अंडरस्टैंडिंग से है, समझ से संबंधित होता है। और जो गेस्टाल्ट शब्द है, आपने सुना होगा गेस्टाल्टवादी लोग कौन थे, है ना। तो उसमें आपको शायद याद है कि वर्दीमर का नाम आता है, कोफका का नाम आता है, और सबसे जो आपके जिन्होंने थ्योरी बनाई थी चिंपैंजी पर, कोहलर का नाम आता है। तो गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं ये लोग, क्यों? क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो समझ है, जब हम किसी को किसी कमरे में बंद कर दें, जैसे चिंपैंजी को उन्होंने बंद किया था, चिंपैंजी की स्टोरी आपने पढ़ी होगी। मैं कोहलर का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो उसमें उन्होंने समझ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। तो यहाँ पर जो गेस्टाल्ट है वो समझ के पक्षांतरण से संबंधित हो जाता है, ठीक है। और अगर गेस्टाल्टवाद को और अच्छे से समझना है तो इसको आप संज्ञानात्मक से जोड़ सकते हैं। मतलब ये जो अगर हम वर्गीकरण कर दें संज्ञानात्मक का, तो गेस्टाल्ट उसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये एक तरीके से संज्ञानात्मक लर्निंग यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं आगे वाले ऑप्शन। गैने के अधिगम पद सोपान में निम्नलिखित में से क्या अधिगम का उच्चतम प्रकार है। गैने की थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं एक प्रश्न जो अक्सर आता है तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। बहुत सरल है, बस उसके 8 स्टेप हैं, है ना। 8 स्टेप आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, और लाइन से पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि 8 याद हो गए तो जिसको बीच में रख दो, किसी को भी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए रखूंगा, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर एक आंसर बताना होगा। फिलहाल मैं पहले इसका आंसर बता देता हूँ कि 8 जो पद बताए हैं गैने ने अपनी लर्निंग थ्योरी में, उसमें सबसे टॉप पर क्या होगा। उच्चतम प्रकार पूछ रहा है तो आपको सबसे हाईएस्ट टाइप बताना है, तो वो है समस्या समाधान का अधिगम। जी हाँ, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बाकी सब भी सही है, लेकिन सबसे टॉप वाली बात पूछ रहा था, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अब आपको सबसे निम्न यानी कि सबसे लोवेस्ट वाला बताना है। अब ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको गैने के 8 टाइप पता है। तो सबसे लोवेस्ट कौन सा हो सकता है गैने के लर्निंग जो उन्होंने थ्योरी बताई है वो क्या है। बस आपको कमेंट बॉक्स में इतना ही बताना है, लोवेस्ट जो भी थ्योरी है, जो भी लर्निंग पॉइंट बताया है उसका नाम। ओके, चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक अधिगम प्रतिपादक ने सार्थक अधिगम की अवधारणा विकसित की है। वैसे तो क्वेश्चन मुझे आखिरी में रखना चाहिए था, ताकि आप लोग इसमें थोड़ी सी सोच विचार करके आंसर दें, लेकिन फिलहाल देखने में बहुत सरल लग रहा है, लेकिन उतना सरल है नहीं। संज्ञानात्मक जहाँ भी शब्द आता है हम जीन प्याजे को सबसे बिना आंखें खोले टिक कर देते हैं, जीन प्याजे सही है। नहीं, संज्ञानात्मक अधिगम में ब्रूनर भी सही है, ओसुबिल भी सही है, जीन प्याजे भी सही है, मर्टन भी सही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया है सार्थक अधिगम, ठीक है। मतलब मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है, सार्थक अर्थपूर्ण, मीनिंग को हम क्या कह सकते हैं, अर्थपूर्ण। और ये जो संज्ञानात्मक अधिगम है जब सार्थक अधिगम से जुड़ जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो पियाजे ने कहा तो वहाँ पे वो सार्थक अधिगम नहीं था, लेकिन उसको एक नाम दिया है सार्थक अधिगम या मीनिंगफुल लर्निंग। वो किसने कहा है, वो है डेविड ऑसुबेल। तो डेविड ऑसुबेल ने इसको अर्थपूर्ण अधिगम भी कहा है, इसीलिए इनकी जो थ्योरी है संज्ञानात्मक लर्निंग की या संज्ञानात्मक अधिगम की, उसको हम आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम भी कहते हैं। तो कभी भी आपके सामने ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक अधिगम
आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम के प्रतिपादक कौन थे? तब आप डेविड ओसुबेल का नाम बताएंगे। उम्मीद है इसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। छात्रों में अभिवृत्ति परक परिवर्तन लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी सहायक होगी? देखिए, अभिवृत्ति की बात हो रही है, हम किस तरीके से बच्चे का एटीट्यूड एक समाज में चेंज कर सकते हैं, तो वो लोगों से जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। लोगों से मिलना है, वो क्या सोचते हैं, पड़ोसी क्या सोचते हैं, हमारे साथी क्या सोचते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है समूह निर्देशन, और उसी का प्रयोग करके हम उसके जो भी परिवर्तन लाना चाहते हैं अभिवृत्ति में वो ला सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयोगात्मक शोध में वांछित विशिष्ट गुण क्या है? तो प्रयोगात्मक शोध यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात हो रही है, और मैंने आपको बताया है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की सबसे बड़ी खूबी होती है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसका हम इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें हम मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन सबसे सही है। कभी भी पूछा जाए स्वतंत्र चरों में हेरफेर किस शोध में किया जाता है या सबसे ज्यादा किस में प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओगे प्रयोगात्मक शोध में किया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा अध्यापक द्वारा छात्रों की योग्यता तथा कमजोरी जानने के लिए एक विशेष विषय वस्तु आधारित परीक्षण क्या कहलाता है? तो जो बच्चे किसी चीज में कमजोर हैं, मतलब 5 विषय हैं, एक विषय उनका नहीं समझ में आ रहा है, उनको मैथ नहीं समझ में आ रही है या उनको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, तो अब उस चीज को कैसे दूर करेंगे, उनकी समस्या का निदान कैसे करेंगे? तो समस्या का जो निदान होता है वो निदानात्मक परीक्षण में होता है। तो इस हिसाब से आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं। 3 टाइप के आपने असेसमेंट पढ़े हैं, मूल्यांकन पढ़े हैं, निर्माणात्मक यानी कि फॉर्मेटिव होता है, सबमेटिव होता है और डायग्नोस्टिक होता है। तो निर्माणात्मक, संकलनात्मक और निदानात्मक मूल्यांकन आपने पढ़ा ही होगा। ये 3 मूल्यांकन जरूर पढ़ लीजिएगा, 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं इससे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में सही नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों में कौन सी बात ऐसी है जो सही नहीं फिट बैठती है? ठीक है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं हम प्रतिभाशाली बच्चों को। तो विश्लेषणात्मक समझ यानी कि एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, और सिंथेटिक इंसाइट्स, सृजनात्मक पुनः प्रस्तुति का मतलब क्रिएटिव प्रेजेंटेशन, दक्षताओं का व्यवहारिक अनुप्रयोग यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंपीटेंस। देखिए, मैंने आपको पिछले वाले ही वीडियो में बताया था, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो हर चीज़ में होशियार होते हैं, उनका जो हर काम होता है बहुत जल्दी हो जाता है, वो हर चीज़ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके अंदर कोई क्रिएटिव थिंकिंग हो। एक क्रिएटिव जो बालक है जरूरी नहीं है कि वो प्रतिभाशाली हो, या प्रतिभाशाली जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो। क्यों? क्योंकि क्रिएटिवनेस अलग चीज होती है और प्रतिभाशाली होना अलग चीज होती है। सृजन शक्ति वो होती है जो आप कुछ नया करने की शक्ति आपके अंदर होती है, और प्रतिभाशाली वो बच्चे होते हैं जो किसी भी काम को जल्दी कर लेते हैं, जल्दी से सीख लेते हैं, है ना। तो ये चीज यहाँ पर सही नहीं फिट बैठती है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति को वैधानिक रूप से दृष्टिहीन तब माना जाएगा या वर्गीकृत किया जाएगा जब उसकी विजुअल क्लियरिटी इन 4 ऑप्शन में कितनी हो। और ये क्वेश्चन है आपके लिए, जहां तक आपको पता ही है 10वां क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं। तो ये 10th क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। बहुत सरल है, और अक्सर आप फॉर्म वगैरह भरते हैं, किसी आर्मी से रिलेटेड होता है या कोई भी कभी कभी जो स्टेशन मास्टर होता है ना, उसके में भी लिखा होता है, लेकिन 2 टाइप से होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, वो आपको बताना है और बहुत सरल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आगे भी हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।